गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग जड़त्व के नियमों को, जड़त्व क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे और बल क्या होता है ये देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम उसी अध्याय 5 का जो आपने बेसिक देखा था उसका अगला मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गति के नियम। गति के नियम देने वाले कौन थे? न्यूटन थे। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। तो तीनों को न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति के तीसरे नियम कहे जाते हैं। ठीक है, इसी नाम से जाना जाता है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। अब हम 1 बाय 1 इन गति के नियम को डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप लोग क्लास 9th में से अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी ये चैप्टर आपका इंक्लूड है तो हम एक रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि पहला नियम, गति का पहला नियम। ठीक है, गति का पहला नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, और अगर वो वस्तु गति कर रही है तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल लगाकर उसे रोका न जाए। ठीक है, यानी कि ये मतलब हुआ कि वस्तु जैसी अवस्था में है वैसी बनी रहेगी, चाहे स्थिर हो चाहे गति हो। ठीक है, दोनों ही अवस्था है, दोनों में ही वो बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा गुण है जो उसकी अवस्था को परिवर्तित नहीं होता और वही गुण हम पढ़ चुके हैं जिसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है और पहला नियम भी यही बोलता है कि वस्तु पर जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करेगी। क्यों? जड़त्व के कारण। इसलिए गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे जब पूछा जाता है कि जड़त्व कैसे किसे कहते हैं तो आप आंसर देंगे कि वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। लेकिन गति के पहला नियम क्या होता है? तो पहला नियम ये होता है कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देती जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब है वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो पहला नियम तो सिंपल है क्योंकि ये जड़त्व का है और जड़त्व के बारे में हम कई सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जड़त्व के जो प्रकार थे, दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व, ठीक है, और स्थिर अवस्था का जड़त्व, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। साथ में इसके कई उदाहरण भी देखे थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे कि चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति को आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? रुकी हुई बस के अचानक चलने के कारण व्यक्ति को पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? ठीक है, तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल थे। साथ ही घोड़े गाड़ी पर बैठे हुए या घोड़े पर बैठे हुए पर्सन के अचानक घोड़े के चलने पर उसको पीछे की तरफ धक्का क्यों लगता है? मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। फिर उसके अलावा कंबल से किसी छड़ से कंबल को पीटने पर उससे धूल के कण कैसे अलग हो जाते हैं। तो ये सब जड़त्व के कारण था और वही जड़त्व के कुछ ऐसे उदाहरण देखे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो गाड़ी वाले और ऐसे उदाहरण थे वो पहले नियम के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उन पर पहला नियम लगता है। तो अब हम देखेंगे कि दूसरा नियम क्या होता है। तो गति का दूसरा नियम क्या होता है? उसके लिए आप ये समझिए कि ये बहुत हल्की सी वस्तु है और ये बहुत बड़ी वस्तु है। ठीक है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m रख लेते और इसका द्रव्यमान कैपिटल M। मतलब आपको दिख रहा है कि इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ये हल्की और ये भारी है। इस पर मैंने जो बल लगाया धकेलने के लिए और इस पर लगाया, दोनों पर बराबर बल लगाया, लेकिन दोनों पर बल तो बराबर लगाया, लेकिन पहले वाली बहुत जल्दी और तेज गति से चल दी, लेकिन दूसरी वाली बहुत धीमी गति से चली। ठीक है,
पहली वाली की गति ज़्यादा थी लेकिन दूसरी वाली की गति कम थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा है कि जब वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो हमने बल भले ही बराबर लगाया है पर उसकी गति नहीं कर पाई। जैसे किसी भारी वस्तु को धकेलने में वह बहुत टाइम भी लगता है और धीरे धीरे धकेल सकते हो, लेकिन उसकी जगह किसी हल्की वस्तु को एक किक मारकर ही दूर किया जा सकता है। तो जब बल के मान बराबर हो परंतु उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं तो वस्तु के वेग में भी अलग अलग मान आता है, वस्तु का वेग भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम अगर वस्तु के द्रव्यमान और वेग का संबंध देखते हैं, क्योंकि बल तो हमने एक जैसा लगाया, तो उसे द्रव्यमान और वेग के संबंध को हम कहते हैं उसका मोमेंटम संवेग। संवेग संवेग का मतलब होता है मोमेंटम, जिसे हम p से दर्शाते हैं और इसका मतलब होता है मास गुणित वेलोसिटी। द्रव्यमान गुणित वेग बराबर संवेग। ठीक है, तो जब वस्तु का संवेग, अब हम ऐसे अलग अलग बात नहीं करेंगे कि वस्तु का द्रव्यमान कम है तो वेग ज़्यादा है या द्रव्यमान ज़्यादा है, ऐसी हर वस्तु के लिए अलग अलग होगा, हर वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग होगा, उसके हिसाब से उसका जब बल लगाएंगे तो उसका वेग सभी वस्तु के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम उसको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ लेते हैं संवेग। हम उसे क्या कहते हैं? संवेग। संवेग मतलब वस्तु का द्रव्यमान गुणित वस्तु का वेग। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहली वस्तु, धीरे धीरे हम सेकेंड लॉ पर आते हैं। ये पहली कोई वस्तु है, एक बॉल है A, ठीक है, इसका द्रव्यमान m था और ये u वेग से गति कर रही थी। ठीक है, तो इसका संवेग क्या होगा? संवेग p1 मान लेते हैं, इसका संवेग होगा m गुणित u, mu। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं mu इसका संवेग है, यानी इसका जो भी द्रव्यमान है गुणित इसकी जो वेग है वो। लेकिन अगर इस बॉल A पर एक फोर्स लगा दिया हमने, चलती बॉल पर ही एक और किक मार दी, ये समझ लीजिए एक और फोर्स लग गया, तो ऑलरेडी जो स्लो लुढ़क रही थी उस पर आकर एक किक और मार दी, तो उसका जो वेग u था वो बढ़ गया। तो मान लीजिए उसका वेग जो भी था वो बदल तो चुका है, पहले वाला वेग नहीं रहा, तो वो वेग हमने मान लिया v। तो उस केस में द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा। भाई कोई मोटा इंसान है, दौड़ रहा है और 5 मिनट तक दौड़ लिया, उसके बाद हमने चेक करा तो क्या उसका द्रव्यमान खत्म हो गया या द्रव्यमान आधा हो गया या कम हो गया? नहीं हुआ। ठीक है, उसका वेग कम ज़्यादा हो सकता है, द्रव्यमान तो वही रहेगा, तो उसका संवेग कितना रहा? mv। ठीक है, बल लगाने से पहले जब वो गति कर रही थी u वेग से तब mu था, और बल लगाने के बाद उसका जो संवेग था वो क्या हुआ? mv था। ठीक है, तो आप देखिए कि जब जब हमने बल लगाया तो उसकी गति चेंज हुई, वेग परिवर्तित हुआ। बल पहले u वेग से जा रही थी, बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन आ गया और वेग बढ़ गया। ठीक है, तो जब वेग में परिवर्तन आया तो आप देखिए कि संवेग में भी परिवर्तन आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्यमान तो जो था वो था, लेकिन u का गुणा जब द्रव्यमान में हुआ तो p1 का मान अलग था। अब u का मान बदल चुका है, वेग बढ़ चुका है, वेग बढ़ने से वो मान बदल गया, तो अब जो गुणा करने पर मान आएगा वो p2 का मान अलग आएगा। यानी कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन आता है, और वेग में परिवर्तन आएगा दैट मीन्स हमें पता है कि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो जहाँ वेग इसके सूत्र में है मतलब संवेग में भी परिवर्तन आएगा। तो हम बीच में वेग को हटा के डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि वस्तु पर बल लगाने से उसके संवेग में परिवर्तन आता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने बल लगाया तो जो वेग था u वो क्या बन गया? v बन गया। कितने टाइम में बना? t टाइम में। तो जितने t टाइम में उसका वेग बदला उतने ही t टाइम के अंदर उसका संवेग भी बदल जाएगा। ठीक है, उसके संवेग में भी परिवर्तन आया। तो अब हम देखेंगे कि गति का दूसरा नियम क्या बोलता है कि किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? उस वस्तु में जो संवेग परिवर्तन हुआ उसकी दर के। संवेग परिवर्तन मतलब जितना भी उसका बल लगाया उसके बाद ही उसकी द्रव्यमान जो उसका वेग था वो पुराना से नया बना, नया कुछ और बना, और संवेग भी उसी समय पहले p1 था और बल लगाने के बाद p2 हो गया। तो दोनों में अंतर कितना आया? उस बल लगाते ही नया और पुराने के बीच का अंतर, क्योंकि जो भी अंतर आया वो बल के कारण आया है। तो बल
जब किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन आया और कितने टाइम में आया, तो इसे हम कहेंगे गति का दूसरा नियम। यानी किसी वस्तु पर जब कोई बल लगाया जाता है तो जो आरोपित बल होता है वो उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर मतलब समय जोड़ना है, कितने समय के अंदर संवेग परिवर्तित हुआ, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम लिखेंगे संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, सिंपल है। तो अब इसका ये तो आपका सूत्र अगर थ्योरी आप लिखेंगे, जैसे आपने फर्स्ट लॉ में थ्योरी लिखी थी वैसे ही सेकंड लॉ में अगर थ्योरी लिखेंगे तो सिंपल आपको समझाना है कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु पर आरोपित बल उसमें संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक तो आपकी गति का दूसरा नियम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें, गणितीय रूप देखें, तो गणितीय रूप में आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए संवेग हमें पता है P2 क्या होता है, P2 होता है mv और ये mu, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, मास तो द्रव्यमान तो एक जैसा है और समय अंतराल तो t है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या अब इधर ये प्रोपोर्शनल है ना, ये नियम है, बट हम यहाँ से अगर चलेंगे तो मान लीजिए कि ये जो भी है वेग संवेग परिवर्तन की दर के अगर बराबर है तो द्रव्यमान हमने कॉमन ले लिया, द्रव्यमान एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, और कांस्टेंट होगा और इसका जो वेग है v माइनस यू रहेगा बटे टी। अब आपको इतनी चीज से क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, ये चीज क्या कहला रही है, वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है, त्वरण। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा त्वरण। यहाँ पर लिख लीजिए कि a क्या होता है, v माइनस यू बटे टी, यानी वेग में जो परिवर्तन आया बटे समय अंतराल। तो अगर आप गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप देखेंगे तो f बराबर माँ होता है, यानी कि f मतलब फादर, हमारे पिता और माता दोनों बराबर है, तो f बराबर m है। ठीक है, तो गति के नियम का दूसरा नियम तो आप लिख सकते हैं, वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, और गणितीय रूप में F बराबर ma होता है। यानी कि जब कोई वस्तु गति कर रही है उसका द्रव्यमान मुझे पता है और जिस त्वरण से गति कर रही है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ वस्तु का द्रव्यमान इतना है, 2 किलो है और वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, तो उस पर कितना बल लगाया होगा। तो हमें कितना बल लगाया हुआ है ज्ञात करने के लिए F इक्वल टू 2 गुणित 10 करके 20 न्यूटन का बल लगाया होगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी वस्तु पर आरोपित बल को ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें उसका द्रव्यमान और उसका त्वरण पता हो तो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब हम ये तो सेकंड हो गया, पर इस संवेग से जुड़े हुए एक छोटे से कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कैसे, आपको इतना समझ में आ गया कि संवेग यानी कि वेग में परिवर्तन होता है तो संवेग में परिवर्तन होता है, और वो किसके कारण होता है, बल लगाने के कारण होता है। एक बहुत छोटी सी चीज़ समझिए कि जब कोई क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, उसके हाथ में बॉल बहुत वेग से आ रही है, ज़्यादा वेग है अभी इसका, बहुत तेज़ी से आ रही है, और वो अपने हाथ लगाकर इस बॉल को कैच कर लेता है, और कैच अगर तुरंत कर लेता है और हाथ वहीं रहते हैं तो अचानक उस बॉल का जो वेग था v, और इसने क्या करा, इसने अपने हाथ से क्या लगाया, बल। इसको रोकने के लिए क्या लगाया यहाँ पर, बल। ठीक है, मतलब उसकी गति अवस्था से स्थिर अवस्था लाने के लिए उस पर बल लगा दिया। यहाँ पर वेग v था और अगले ही टाइम जैसे ही बल लगाया तो बल लगाते ही वेग क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब वेग 0 हो गया तो आप देखिए कि इतना बड़ा अंतर, जितने ज़्यादा वेग से वो आ रही थी, अचानक प्रारंभिक वेग जो था अंतिम वेग 0 बन गया। तो प्रारंभिक अंतिम दोनों में इतना बड़ा अंतर आ गया, तो ज़्यादा अंतर आने से यानी कि वेग में परिवर्तन अगर ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इस समय जो संवेग था और इस तरफ संवेग अचानक क्या बन चुका है, m गुणित v, मतलब 0 हो चुका है। तो संवेग भी 0 हो गया और इधर संवेग सबसे ज़्यादा था, तो संवेग में भी जो परिवर्तन आया वो आरोपित बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है।
तो जब वेग में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया तो संवेग में भी परिवर्तन आ गया, और संवेग का परिवर्तन ज़्यादा है। अब देखो इन दोनों के अंतर ज़्यादा है, ये जितने वेग से आ रही थी और अगले क्षण इसका वेग 0 हो गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया ना। आपने एकदम चीज़ को रोका है तो उसका जितना ज़्यादा वेग था वो अचानक 0 हो गया, तो दोनों के वेग में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। वेग में अंतर आने के कारण दोनों के संवेग में अंतर आ गया, और संवेग में अंतर जितना ज़्यादा रहेगा उस पर आरोपित बल का मान उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ये जो इस बॉल ने आपके हाथ पे जो बल लगाया वो उसका मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर संवेग का मान बदल गया, संवेग के मान में परिवर्तन ज़्यादा हो गया है। तो संवेग परिवर्तन तो आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये बॉल ने आपके हाथ पर जो बल लगाया उसका मान भी क्या हो गया है, बढ़ गया, जिसके कारण हाथ पर चोट आसानी से लग सकती है। मतलब आपने कैच किया और आपके हाथ में चोट लगेगी, ठीक है। उसकी बजाय आपने देखा होगा कि प्लेयर्स क्या करते हैं, बॉल को कैच करने के बाद उस हाथ को थोड़ा पीछे तक खींचते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेग आया है वो वेग अचानक 0 ना होते हुए थोड़ा सा उसको कैच करने के बाद हाथ को पीछे खींचते हैं। मतलब उस बॉल जिस दिशा में, उसी दिशा में थोड़ा हाथ को पीछे की तरफ लेंगे। मतलब यहाँ से उन्होंने रोकने का काम तो शुरू कर दिया पर हाथ को स्थिर नहीं रखा। हाथ को पीछे लाने से क्या हुआ, वेग अचानक 0 ना होते हुए वेग धीरे धीरे क्या हुआ, वेग का मान धीरे धीरे कम हुआ। धीरे धीरे कम होके कुछ दूरी के बाद 0 हुआ। तो अचानक वेग का मान 0 होने से तो आपने देखा फोर्स का मान बढ़ जाएगा। वेग का मान धीरे धीरे कम होगा, तो वेग का मान धीरे धीरे कम होने से संवेग का मान भी धीरे धीरे कम होगा, और संवेग का मान अगर कम होगा तो उस पर आरोपित बल भी क्या होगा, कम होगा। मतलब जो बॉल के द्वारा हाथ पे फोर्स या बल लगाया जाएगा उसका मान भी कम होगा, जिसके कारण प्लेयर जो होते हैं उनको चोट नहीं लगती है। इसलिए बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को थोड़ा सा वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था जो संवेग पर था। उसी के अलावा संवेग के लिए हम रॉकेट प्रपल्जन या रॉकेट नोदन का सिद्धांत भी देख सकते हैं। रॉकेट नोदन का सिद्धांत ये होता है कि जब रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है, ईंधन भरा जाता है, जब वो ईंधन जलता है तो नीचे की तरफ लगा होता है जेट, ठीक है, और जेट से बहुत तेजी से गैस बाहर आती है। और जब जेट से गैस जितनी तेजी से बाहर आती है, ठीक, उतनी ही तेजी से वो एक अपोजिट फोर्स लगता है जो उसको क्या करता है, ऊपर की ओर उठाता है, ठीक है। ये एक बल जितना गैस का नीचे लग रहा है, गति का तीसरा नियम अभी मैं आपको बताऊंगी, जिससे ये रॉकेट को भी क्या लग रहा है, जितना फोर्स ये गैस नीचे की तरफ लगा रही है उतना ही विपरीत बल इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, जिससे रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। अब जिस हिसाब से गैस जलती जा रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस इसका जो द्रव्यमान है वो पहले m था, फिर धीरे धीरे द्रव्यमान खाली होता जा रहा है। अब आप यहाँ देखिए कि पहले इसका वेग 0 था, धीरे धीरे इसका वेग बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब जितना वेग में परिवर्तन आ रहा है, वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है और द्रव्यमान कम होता जा रहा है। तो दोनों के गुणा को अगर हम देखें तो संवेग में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। संवेग में जितना ज़्यादा परिवर्तन आएगा उतना बल का मान बढ़ता जाएगा और बल इसको ऊपर की ओर उठाने में सहायता करेगा। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए पूरा एक डेरिवेशन है जिसे संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो ये भी हम बाद में देखेंगे। अदरवाइज अभी आप तो सिर्फ सेकंड नियम और ये जो भी कंसेप्ट है इसे समझिए, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड वाले पर आते हैं, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या बोलता है गति का, कि किसी भी वस्तु पर, मान लीजिए वस्तु है A और दूसरी वस्तु है B, हम ऐसे उदाहरण लेते हैं, ये अपने वेग से जा रही है U से और दूसरी वाली अपने वेग V से जा रही है, ठीक है। अब आप देखिए कि U का वेग, U जो है वो ज़्यादा है V से, तो ये भी अपने वेग से गति कर रही है और ये भी वेग से गति कर रही है। तो ये जो U का मान है ना, ये ज़्यादा है तो क्या होगा, ये इसके पास जल्दी पहुंच जाएगी और इससे टकराएगी। तो ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे से टकराएगी, कोलिजन होगा। तो उस समय ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो एट अ टाइम ये बॉल भी इस पर फोर्स लगाती है। इससे एक और अच्छा एग्जाम्पल समझिए आप कि
ये वाला फोर्स तो ए बी है, ए बी पर लगा रहा है और एट अ टाइम बी ए पर लगा रहा है। बस यही तीसरा नियम है कि जब आप फोर्स पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जो फोर्स लगाती है उतना ही उसी मात्रा में दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक फोर्स लगाती है, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होती है। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये कोई दीवार है, ये बच्चा है और इस दीवार पर धीरे से एक मुक्का मारता है। धीरे से मारता है तो उसके हाथ में भी धीरे लगती है, लेकिन अगर वो तेजी से मुक्का मारता है तो उसके फिंगर्स भी टूटेगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आपने इस दीवार पे लगाया है एट अ टाइम उसी समय वो दीवार भी आपके हाथ पर एक फोर्स लगा। जैसे ही आप इससे टकराए, जितना फोर्स इस पे लगा उतना ही फोर्स आप पर दीवार भी लगा रही है, लेकिन आप दीवार पे इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और दीवार जस्ट विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या होता है? जो भी पहली वस्तु दूसरी पे जो फोर्स लगाती है उसे हम क्रिया बोल सकते हैं, और दूसरी वाली जब पहली पे लगा रही है उसका नाम हम प्रतिक्रिया। दोनों में से किसी एक को क्रिया बोल दो, एक को प्रतिक्रिया बोल दो। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जो भी फोर्स लगाया है पहली ने दूसरी पर, दूसरी उसी समय उस पर फोर्स लगाएगी और जो कि विपरीत दिशा में लगाएगी। बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में फोर्स लगाती है। ये गति का कौन सा नियम है? तीसरा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा जब चलना शुरू करता है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घोड़े के पैर होते, तो आपने देखा होगा घोड़े अपने पैर को ऐसे बैंड करता है पहले स्टार्ट होने से पहले, और ये जो ज़मीन है ना, फ्लोर है, उस पर कुछ दबाव बनाता है। तो जैसे ही ये इसके पैर को ऐसे उठाता है, तिरछे करता है, आपने देखा होगा इसकी चाल को, जब ये चलना शुरू करता है तो अपने पैर को ऐसे तिरछा करके एक दबाव किस पे देता है? ज़मीन पर देता है, फ्लोर पर देता है। ठीक है, तो जब एक फोर्स इस पे लगाएगा तो जितना फोर्स इस पे लगाएगा उसका विपरीत फोर्स इसके पैर को भी मिलता है और इसके पैर उठने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके कारण ये तेजी से फर्श पे दौड़ भी सकता है। अब आप देखिए, आप खुद चलते हैं तो अपने कदमों को, जब आप अपना एक कदम नीचे रखा है और उसे जब ऐसे उठाते तो अपने पैर का हिस्सा पहले उठता है और ये वाला हिस्सा इस तरीके से उठता है। ठीक है, मतलब पीछे का हिस्सा पहले उठ जाता है और फिर आप इसे आगे की तरफ उठाते हैं। तो जब आप इसे उठाते उस समय आप क्या कर रहे हैं? एक बल ही लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे उठाकर एक प्रेशर यहाँ पर लगा रहे हैं और वही बल आपको एक विपरीत दिशा की ओर लगता है, जिसके कारण क्या होता है? आपके बॉडी का बैलेंस भी बनता है और आप आसानी से, एक वजन के कारण आप आसानी से, एक अपोजिट फोर्स के कारण आप आसानी से दौड़ सकते हैं। भाई आपका वेट तो बल का काम कर ही रहा है, पर उसका एक विपरीत बल भी आपको मिल रहा है, जिसके कारण आप फ्लोर पर चल सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं और दौड़ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कंसेप्ट हैं जहाँ पर क्रिया की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने गति के तीनों नियम को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।